हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल के ऊपर। तो गाइज, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है वो एनसीईआरटी से कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लिए हुए होती है अपने अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें क्लास 10th के अंदर आपने देखा होगा कि क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला चैप्टर हो गया रियल नंबर, दूसरा चैप्टर हो गया पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चौथा चैप्टर हो गया अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा चैप्टर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, छठा चैप्टर हो गया ट्राइंगल्स, 7वां चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8वां चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री, 9वां चैप्टर हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है हम लगाते हैं, लेकिन जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 10th को लेकर के, उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी होते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिनका लेवल जो है वो एनसीईआरटी के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मेरा पर्पज़ या मेरा ये मानना है कि अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हुए हम करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। जिस भी बच्चे का बेसिक्स बहुत ही लो है या उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से हम जो है यहाँ पर करने वाले होंगे। मतलब बहुत ही बेसिक से करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक बेसिक को छू के यहाँ से निकलेंगे अपन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गाइस, मैं आपको वापस से बता दूं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम जो पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर, उस चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरे ही फोकस के साथ यहाँ पर बैठिएगा और अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप बहुत ही फोकस के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपके माइंड के अंदर रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमसे ये बोला गया है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और उस 4 ऑप्शंस में से हमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है और वो हमारा आंसर होगा। यानी बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप का होने वाला है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और वही आपको आंसर होगा, और जो सेलेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा, वो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, जैसे कि केबीसी के अंदर होता है। केबीसी के अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है तो वो हमारा आंसर होता है। तो सेम टाइप से यहाँ पर भी होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं गाइस आपको बता दूं वापस से, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा है, जो कि कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर m every even integer is of the form m m+1 2m 2m+1। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक इंटीजर m है और एवरी इवन इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? m की फॉर्म में लिख सकते हैं, m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं या 2m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सबसे पहले बच्चों का कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक होता है? यहाँ पर फॉर सम इंटीजर m। बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि यहाँ पर एक वर्ड आया है या
इंटीजर क्या आया है, इंटीजर। बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि बेसिकली इंटीजर होता क्या है, ये इंटीजर होता क्या है ये भी नहीं पता होता, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपके जितने भी बेसिक्स कंसेप्ट अगर वीक हैं तो हर एक क्वेश्चन के थ्रू हम उस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहे मेरे साथ, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट्स को, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गाइस ये इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, रैशनल्स होते हैं, इरेशनल्स होते हैं, इस टाइप के से होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, तो आपको पता होगा इंटीजर वो होते थे जो जिसमें नेचुरल नंबर भी होते थे, होल नंबर भी होते थे और नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइन वाले नंबर भी होते थे। आपको पता होगा जो नेचुरल नंबर के आगे अगर हम नेगेटिव लगा देते थे उस टाइप के नंबर भी इंटीजर के अंदर होते थे, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है तो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इंटीजर किस टाइप के होते थे। इंटीजर कुछ इस तरीके के होते थे। इंटीजर में देखो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी का अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये कौन नंबर होते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन जब इस नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तब ये होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं गाइस। और जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर के आगे ये नेगेटिव वाले नंबर जो है, ये नेगेटिव वाले नंबर -1 -2 -3 ये भी अगर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं इसके अंदर तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो रहा होगा, सारी बातें समझ में आ रहा है ना। हम बड़े ही बेसिक से और बड़े ही आराम से चल रहे हैं ताकि हर एक एवरेज से एवरेज बच्चा या सबसे लो एवरेज बच्चा भी इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। हम यहाँ पर टॉपर के बच्चों की बात नहीं कर रहे। टॉपर बच्चा तो वैसे ही सीख जाएगा, वो आराम से पढ़ के भी सीख जाएगा, लेकिन एक एवरेज बच्चा और एक लो एवरेज बच्चा भी इसको कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाए, ये हमारे यहाँ पे पर्पज रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि इंटीजर में ये 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है और नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आपकी इंटीजर की क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मतलब होता है, ठीक है। तो उसको समझते चलना है, तब हमें जाकर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और हमें मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आप देखिए कि चलो इंटीजर के बारे में हमें पता लग गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सम इंटीजर m, यानी कि ये जो m है बेसिकली ये इसी इंटीजर में से आ रहा होगा, यस और नो। ये एक पूरी की पूरी इंटीजर की फैमिली है कि नहीं है। ये सारी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 -3 इस प्रकार के नंबर और प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा इंटीजर का समाज है कि नहीं है। ये इंटीजर की फैमिली है। इसमें बहुत सारे नंबर रहते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 1 भी रहता है, इसके अंदर 2 भी रहता है, इसके अंदर 3 भी रहता है, इसके अंदर 4 भी रहता है, इसके अंदर 0 भी रहता है, इसके अंदर -1 भी रहता है, इसके अंदर -2 भी रहता है, इसके अंदर -3 भी रहता है, इसके अंदर -4 भी रहता है। सारे के सारे इंटीजर्स जो है इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है फॉर सम इंटीजर m, यानी कि m भी एक इंटीजर है। अगर m इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा इंटीजर का परिवार है, तो ये m भी इसी परिवार का कोई ना कोई मेंबर होगा गाइस। m भी किसी ना किसी इसी परिवार में से कोई भी नंबर होगा, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, हमें वो नहीं पता, लेकिन आएगा इसी परिवार में से, इसी इंटीजर में से आएगा। कोई सम इंटीजर होगा, कोई ना कोई हो सकता है। अब वो हमें नहीं पता वो कौन सा होगा, वो -5 भी हो सकता है, वो -4 भी हो सकता है, वो -100 भी हो सकता है, वो -1000 भी हो सकता है, वो +1000 भी हो सकता है, वो +100 भी हो सकता है, वो +10 भी हो सकता है, वॉट एवर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर पता है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला गया है कि वो बेसिकली एक इंटीजर है। अगर वो इंटीजर है तो वो किस में से आ रहा होगा, इसमें से ही आ रहा होगा, इसी समाज का वो सदस्य है, मेंबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहली बात क्या पता चली है, m इस इंटीजर की फैमिली का एक मेंबर है। m इस इंटीजर की फैमिली का एक मेंबर है, हमें ये बात यहाँ पर पता चली है गाइस, ठीक है। तो आप आई होप इसको समझ पा रहे होंगे कि m इस इंटीजर की फैमिली का मेंबर है, यस और नो।
यस, ठीक है। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ गाइज ताकि हर एक जो एवरेज से एवरेज बच्चा और लो एवरेज से बच्चा जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं वो भी इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आप मुझे डाउट तो नहीं पूछ पा रहे हैं, इसलिए मैं धीरे चल रहा हूँ ताकि आपके हर डाउट भी यहाँ पर क्लियर होते जाए। ओके गाइज, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज यहाँ पर देखिए कि m इस इंटीजर की फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है। यहां तक तो हमें पता लग गया यानी कि m इसी इंटीजर की फैमिली में से कोई ना कोई एक नंबर होगा, यस और नो, यस। यहां तक बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर यहां पर भी क्या बोला है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि इसके अंदर जो इंटीजर है इसमें देखो इंटीजर में आपको किसकी बात बोली गई है, यहाँ पर इवन की बात बोली गई है। बच्चों को पता ही नहीं होता इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, यस और नो, इवन क्या होता है ऑड क्या होता है। एवरी इवन, एवरी यानी सारे के सारे इवन नंबर की बात कर रहा है, इवन इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर तो पता लग गया क्या होता है। अब यहाँ पर बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये इवन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान दीजिए, इवन छोटी क्लासों के अंदर हमने पढ़ा होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने छोटी क्लासों के अंदर डिस्कशन किया होगा, ठीक है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों के अंदर, आपकी छोटी क्लासों के टीचर सर ने पढ़ाया होगा। तो लेकिन यहाँ पर वापस हम रिकॉल करना चाहेंगे उसको कि व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या होता है या इवन इंटीजर क्या होता है। इसमें देखो यहाँ पर देखो 1 जो है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता था। 3 जो है वो क्या होता था, ऑड नंबर होता था। इसके आगे 5 जो आएगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये सारे के सारे क्या है गाइस, ये सारे के सारे हमारे पास 1 ऑड है। ये सारे के सारे कैसे गाइस हैं, ऑड नंबर है हमारे पास। कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पर ये 5 भी क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पर 3 भी क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ये सारे के सारे गाइस कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। और इन ऑड नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर बचते हैं इंटीजर के अंदर वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे कि ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। ये सारे के सारे इवन इंटीजर हैं। ये सारे के सारे बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है गाइस, लेकिन इसका यूज हो रहा है। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, तो इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इवन इंटीजर के बारे में पता है, अगर आपको ऑड इंटीजर के बारे में पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। ये जो 2 है, 4 है, ये 5 6 हैं, आगे 6 आएगा, ये सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं गाइस। इवन नंबर की डेफिनेशन छोटी क्लासों में हमें ये पता रहती है कि वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 का डिवाइड जो है उसमें कंप्लीटली हो जाता है। यानी कि हम 4 को अगर इवन नंबर कह रहे हैं तो 4 को इवन नंबर कह सकते हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर 0 आता है। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं गाइस, ऑड नंबर कहलाते हैं, यस और नो, वो ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से होंगे, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, और ऑड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन नंबर के बारे में, इवन इंटीजर, यहाँ पर नंबर बोला गया लेकिन इंटीजर के बारे में, तो मैं इसको सेपरेट आउट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं। -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, इसके अलावा माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये -100 भी इवन इंटीजर होता है, -120 भी इवन इंटीजर होता है, प्लस का 100 भी इवन इंटीजर होता है, 140 भी इवन इंटीजर होता है। तो बहुत सारे नंबर जो है वो इवन इंटीजर होते हैं गाइस, ठीक है। हम हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि एवरेज से एवरेज बच्चा भी इसको समझ सके, लो एवरेज से बच्चा भी इसको समझ सके। अगर किसी भी बच्चे को ये स्पीड बड़ी स्लो लग रही है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर भी इसी लेक्चर को देख सकता है, ताकि आपको हर एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पर इवन इंटीजर के बारे में पता लग गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि m तो इंटीजर है, इंटीजर में से कोई नंबर होगा, कोई भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है एवरी इवन इंटीजर को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि इवन इंटीजर को कैसे लिखा जा सकता है। क्या आप उसको m में लिख सकते हैं, क्या आप उसे m+1 लिख सकते हैं, क्या आप उसे 2m लिख सकते हैं, क्या आप इसे 2m+1 लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी भी इवन इंटीजर को आप कैसे लिख सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
कैसे लिख सकते हैं इवन इंटीजर को, उसको बाद में देखेंगे। तो आप ऑब्जर्व कीजिए इन इवन इंटीजर के बारे में पूछा गया है, तो इस इंटीजर को आपको नहीं देखना है, इवन इंटीजर का सेट मैंने अलग बना दिया है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो 2 मैंने लिया एक, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 1 क्या है, वेयर 1 इज इंटीजर, 1 इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि 1 जो है वो इस इंटीजर की फैमिली का मेंबर है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, 1 इंटीजर की फैमिली का मेंबर है। यस और नो, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यस और नो। तो 1 यानी कि 1 जो है m की तरह बिहेव कर रहा है। मान लो कि m बराबर 1 है, m बराबर कितना है, 1 है, ये भी इंटीजर है, यानी कि यहाँ पर फॉन्ट सम इंटीजर है। तो यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, सम इंटीजर m बराबर 1 है, कुछ भी हो सकता है इंटीजर। फिर दूसरा ऑब्जर्व कीजिए, और ऑब्जर्व कीजिए, जैसे 4 को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, वेयर 2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो यहाँ पर m बराबर 2 हो सकता है, m बराबर 2 हो सकता है, क्योंकि 2 भी इंटीजर का फैमिली का मेंबर है। तो यानी कि हर एक इवन इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, हर एक इवन इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई को इंटीजर लिख सकते हैं, सम इंटीजर, 2 मल्टीप्लाई सम इंटीजर लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई सम इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कोई इंटीजर 1 आया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर अगर मैं आगे आपको 6 की बात करूँ तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को 2 तो आना ही है, 2 तो आना ही है, लेकिन यहाँ पर कोई इंटीजर चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 भी क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर m जो है 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, और 2 तो आता ही है, तो 2 तो सब में कॉमन है, 2 तो सब में कॉमन है। तो इवन इंटीजर में तो सारे के सारे इवन इंटीजर जो है वो 2 के क्या हो रहे हैं, 2 के क्या हो रहे हैं गाइस, समझ पा रहे हैं, 2 के क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, 2 के क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 2 के मल्टीपल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 3। फिर अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 8 को कैसे लिख सकते हैं गाइस, 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4। हर इवन इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई अलग इंटीजर, उसको मैं m मान लूं, 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 यस और नो, यस और नो। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हर एक इवन इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं, हर एक इवन इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, हर एक इवन इंटीजर, 2 तो है ही है, 2 तो आ ही रहा है, सब में 2 आ रहा है, 2 है, और एक इंटीजर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में इंटीजर है, उसको इंटीजर फॉर सम इंटीजर, कुछ ना कुछ अलग अलग सम इंटीजर है, हर एक नंबर के लिए एक अलग अलग इंटीजर प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए 4 है, इसके लिए 3 है, तो 6 के लिए 3 है, तो फॉर सम इंटीजर m है, तो यहाँ पर 2m। तो हर एक इवन इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2m में। अगर नेगेटिव वाला देखें तो जैसे कि मैंने लिया माइनस का 8 लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का 4 लिख सकता हूँ, तो भी माइनस का 8 ही बनेगा ना। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का 8, और ये माइनस का 4 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो माइनस के 8 के लिए m का काम कौन कर रहा है, माइनस का 4 कर रहा है, यस और नो। बातें क्लियर हो रही है, दिमाग में बैठ रहा है, एक नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, बैठ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इवन इंटीजर को मैं 2m की फॉर्म में, यानी कि हर एक इवन इंटीजर को है मैं 2m की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर 2m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां m क्या है हमारे पास, जहां m क्या है हमारे पास, m हमारे पास एक इंटीजर होगा। हर एक अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग इंटीजर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो फाइनली आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे गाइस, फाइनली आपका आंसर होगा कि आपने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने इसको ऑब्जर्व करने को बोला था, ऑब्जर्व करने पर हमने पाया कि इवन इंटीजर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई m, वेयर m इज अ सम इंटीजर। m जो है हर एक, जैसे कि 2 के लिए इंटीजर कौन काम कर रहा है, 1, तो इसके लिए m ये हो जाएगा, 4 के लिए m ये हो जाएगा, तो m जो है वो हर एक नंबर के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो अगर आपको, मैंने इसको बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किया है, छोटी क्लासों की डेफिनेशंस, इंटीजर, इवन इंटीजर्स, इनकी सारी की सारी डेफिनेशन और इंटीजर के बारे में मैंने बताया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 2m जो है वो हमारे पास मिला है, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद भी अगर किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर रह जाता है ना, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और आपको इस क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क मिलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं मिलेगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके जाता हूं,
एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है आपका कि फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। जैसे हमने इवन इंटीजर के बारे में बोला है तो उसी तरीके से ऑड इंटीजर के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ऑड इंटीजर के बारे में बताना है, जैसे कि ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है q+1, ऑप्शन सी है 2q, ऑप्शन डी है 2q+1। तो आप इसको सॉल्व करना, आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना, अपने माइंड का यूज करके मेहनत करके आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ गाइज हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको गाइज ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके फ्रेंड्स अगर क्लास 10th के अंदर हैं जिनको ये क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी होती है, जिनके बेसिक्स कंसेप्ट वीक हैं, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।